हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टैटिक्स IQ में। दोस्तों, आज का सेशन में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस। जी हाँ, दिल्ली पुलिस की जो अभी वैकेंसी आने वाली है उसके अंदर जो जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो यहाँ पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर जो जीके से क्वेश्चन आने वाले हैं वह 50 नंबर का पार्ट आने वाला है। जी हाँ, जीएस से जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह 50 नंबर का होने वाला है। तो आज से आप सभी के लिए एक शानदार सेशन यहाँ से प्रारंभ किया जाता है, जिसके अंदर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं जीएस के ऊपर। जी हाँ, जो जीएस से 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे पाषाण काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसमें दोस्तों, इसे जो टॉपिक के अंदर हम यहाँ पे थ्योरी नहीं पढ़ने वाले हैं, इसमें हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वह चाहे दोस्तों एसएससी हो या दिल्ली पुलिस की जो पिछली एग्जाम हुई है उनमें पूछे गए जो क्वेश्चन है उनके ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, उन क्वेश्चन का जो लेवल इस प्रकार से रहने वाला है, जो हूबहू आपको पिछले एग्जामों में पूछा गया है उन क्वेश्चन का होगा। साथ ही उनका फुल एनालिसिस भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है कि उस जो क्वेश्चन से संबंधित आपकी जो आने वाली भर्ती है उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, उसके ऊपर हम यहाँ पे फुल एनालिसिस करने वाले हैं। कहा जाए कि क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके आप सभी को यहाँ पे समझाया जाने वाला है। तो दोस्तों, आज से आप सभी के लिए एक विशेष यहाँ पे सेशन का आगाज किया जाता है, वह है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की, जिसमें हम पीवाईक्यू क्वेश्चन पे चर्चा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित होंगे। तो दोस्तों, इसमें हम बात करने वाले हैं बिल्कुल परीक्षा में छपने वाले सवाल। जी हाँ, और आज से दोस्तों ये जो सेशन है आपको जीएस का जो पढ़ने का तरीका है वह बहुत ही आसान करने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के प्रथम क्वेश्चन की ओर, जो कि पाषाण काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता का होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, आपको जो है रोज यहाँ से क्लास मिलने वाली है। जैसे एक किसी भी पर्टिकुलर जो टॉपिक है पाषाण काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता, इसके हम टॉप 50 क्वेश्चन लेने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ से टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ से लेने वाले हैं, जिससे कि आपको 50 क्वेश्चन तो बताए जाने वाले ही हैं जो दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं। इसके साथ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं, कितने क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते हैं, उन सभी का भी हम यहाँ पे विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। और इसी प्रकार दोस्तों, पाषाण काल से सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इस प्रकार से जो तमाम यहाँ पे मौर्योत्तर काल है, मुगल काल है, वैदिक काल है, और भी दोस्तों गुप्त काल है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आधुनिक भारत है, इंडियन ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी का दोस्तों जो क्वेश्चनों का हमने एक जगह समावेश किया है और आप सभी के सामने रखने की कोशिश की है। उसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, आपको जितने भी ये क्वेश्चन बताए जाएंगे वह एसएससी व दिल्ली पुलिस में पूछे गए ही प्रश्न होंगे। तो यहाँ से आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं करना है कि यहाँ से जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वह कौन से हैं। तो ये दोस्तों जो क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में, चाहे वह एसएससी की हो या दिल्ली पुलिस में, पिछली बार पूछे गए क्वेश्चन होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन है सिक्के, पत्थर के औजार, कपड़े और मिट्टी के बर्तन। तो दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं माइक्रोलिथ की। तो माइक्रोलिथ क्या होता है? प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक पत्थर का औजार है। जी हाँ, जो माइक्रोलिथ होता है यह जो है पत्थर का औजार होता है। जी हाँ, पत्थर का औजार होता है। पत्थर का औजार दोस्तों जो यहाँ पे जो काम में लिया जाता था वह है जो इस प्रकार है कि जो बड़े जानवर होते हैं उसका मांस होता है, उससे सहित नए खाद्य पदार्थों को काटने में, कुचलने में या उन तक पहुंचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। तो माइक्रोलिथ जो है एक पत्थर का औजार होता है। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो दिए गए ऑप्शन के आधार पे आपको देख के बताना है कि कौन सा एक पुरापाषाण स्थल है। तो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे
पहला ऑप्शन है चिरांड, बुर्जहोम, हुनासगी और मेहरगढ़। तो पुरापाषाण स्थल बताना है तो हुनसागी है जो भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है, तो हुनसागी है। तो दोस्तों यहाँ से ऑप्शन नंबर सी होगा। हुनसागी जो ग्राम पंचायत है वर्तमान में, वहां पे कुछ पुराने और पाषाण युग के पत्थर काटने के जो उपकरण मिले हैं और वहां पे रखे भी गए हैं। तो दोस्तों हुनसागी ही है जो एक पुरापाषाण स्थल है, बाकी के ये तीनों जो नवपाषाण कालीन स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है द रामायण के अनुसार डैश का दूसरा नाम रत्नाकर था। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन के आधार पे देख को बताए आप कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है कि द रामायण के अनुसार डैश का दूसरा नाम रत्नाकर था। तो किसका दूसरा नाम है जो रत्नाकर था? तो दोस्तों हम बात करते हैं रामायण का, यहाँ पे चर्चा की गई है तो ऑब्वियसली बात होने वाली है कि यहाँ से आपका ऑप्शन वाल्मीकि होने वाला है, क्योंकि रामायण के अनुसार वाल्मीकि का दूसरा नाम रत्नाकर था। जी हाँ, जो वाल्मीकि है इनका नाम ही दूसरा नाम रत्नाकर था। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। तो और बात करते हैं कि वाल्मीकि का जो जन्म है अग्नि शर्मा के रूप में या भगरू गोत्र के प्रचेता के नाम से होता है और ये एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लेते हैं जी दोस्तों, जिसे सुमाली के नाम से भी जाना जाता है। तो इन वाल्मीकि का दोस्तों एक और नाम है सुमाली। जी हाँ, सुमाली भी इनका एक अन्य नाम है। तो यहाँ से जो वाल्मीकि है उनके दो अन्य नाम हमें मिलते हैं, एक है रत्नाकर और दूसरा है सुमाली। तो दो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई है? तो दोस्तों आप सभी को ने एक स्थान का नाम सुना होगा जो है खेतड़ी। जी हाँ, खेतड़ी के अंदर दोस्तों काफी तांबे का यहाँ पे खनन किया जाता है। तो तांबे से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। जी हाँ, कॉपर यहाँ से सर्वाधिक यहाँ पे निकाला जाता था। तो यहाँ पे हड़प्पा वासियों को तांबा वर्तमान राजस्थान से प्राप्त होता था। खेतड़ी अरावली रेंज की तलहटी में स्थित है और तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो आपको खेतड़ी स्थान बताया गया है ये तांबे की खानों के लिए काफी प्रसिद्ध है। जी हाँ, तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कालीबंगा है जो कि दोस्तों राजस्थान में स्थित है। जी हाँ, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और राजस्थान में गग्गर नदी के किनारे स्थित है। जी हाँ, कालीबंगा के बारे में बात करें तो राजस्थान के अंदर यह है गग्गर नदी के किनारे स्थित है। गग्गर नदी के किनारे स्थित है। और इसके साथ ही हम बात करें कि ये जो एक हड़प्पा कालीन सभ्यता भी है और इसकी खोज 1953 में। जी हाँ, कालीबंगा की खोज के बारे में बात करें तो 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अमलानंद घोष के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है या खोज की जाती है। तो 1953 में इसकी खोज हो चुकी है और इसमें जो प्रमुख मिले हैं जिनमें जुते हुए खेत मिले हैं। जी हाँ, कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं यहाँ से जुते हुए खेत, साथ ही यहाँ से हल के निशान भी मिले हैं, हवन कुंड मिला है, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं और भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो ये दोस्तों कालीबंगा की विशेषता है कि जो आप सभी के सामने है। तो आपको दोस्तों यहाँ से पूछा जा सकता है कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में किस नदी के किनारे स्थित है, गग्गर नदी के किनारे। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी स्थापना यहाँ पे खोज की जाती है। और यहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? तो जुते हुए से खेत के जो साक्ष्य हैं वह कालीबंगा के अंदर ही मिले हैं। और कालीबंगा से दोस्तों एक प्रमुख क्वेश्चन पूछा जाता हुआ है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। जी हाँ, काले रंग की चूड़ियां इसका शाब्दिक अर्थ है। काले रंग की चूड़ियां इसका शाब्दिक अर्थ है। तो यह भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो यहाँ से दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कुंतासी है एक नवपाषाण काल जो स्थल नहीं है। तो दोस्तों हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण जो काल है उसका समय क्या रहता है? तो 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के जो मध्य होता है समय होता है। जी हाँ, 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक का जो समय है, 6000
ईसा पूर्व तक का जो समय है उसे नवपाषाण के मध्य माना जाता है और इस समय मानव खाद्य उत्पादन की स्थिति में आ गया था। और दोस्तों बात करते हैं जो बुर्ज होम है, यह बुर्ज होम कहाँ स्थित है, तो ये दोस्तों वर्तमान जम्मू एंड कश्मीर, जी हाँ जम्मू और कश्मीर है उसके अंदर स्थित है। कोल्डी हवा की बात करते हैं तो कोल्डी हवा यूपी के अंदर स्थित है। और साथ ही हम बात करते हैं मेहरगढ़ की, तो मेहरगढ़ दोस्तों बलूचिस्तान, जी हाँ मेहरगढ़ है जो बलूचिस्तान के अंदर स्थित है। और केवल कुंतासी की बात करते हैं तो कुंतासी है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक संबंधित स्थल है और यह दोस्तों यहाँ पे गुजरात के अंदर स्थित है। जो कुंतासी है केवल ये गुजरात के अंदर स्थित है और बाकी सभी है जो नवपाषाण कालीन स्थल है, जबकि यह जो कुंतासी है वह एक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो यहाँ से आपका जो आंसर होने वाला है वह ऑप्शन नंबर 1 होगा। जो बाकी 3 दिए गए हैं बुर्ज होम, कोल्डी हवा, मेहरगढ़, ये एक नवपाषाण कालीन स्थल है, जबकि कुंतासी गुजरात में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक स्थल है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों खेत की जुते हुए साक्ष्य हमें मिले हैं जो कालीबंगा से मिले हैं और कालीबंगा की खोज 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा घग्गर नदी के किनारे यहाँ पे राजस्थान के अंदर की जाती है। कालीबंगा के बारे में अभी पिछले क्वेश्चन में हमने चर्चा की है कि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक हड़प्पा कालीन स्थल है। इसकी खोज जो है यहाँ पे अमलानंद घोष के द्वारा की जाती है और यहाँ पे दोस्तों मिश्रित कृषि की और यहाँ पे जो मिलते हैं काली मिट्टी की बनी हुई चूड़ियां मिले, भूकंप के साक्ष्य मिले, अग्निवेदिका आदि यहाँ से कई प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से दिए गए क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कालीबंगा से ही दोस्तों जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का युग कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता के युग से पूछा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करें तो ये कांस्य युगीन सभ्यता भी मानी जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता है एक कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। और साथ ही हम बात करते हैं ऐसा माना जाता है कि इस सभ्यता में कांस्य की खोज हुई है और ये प्रयोग में भी लाए गए हैं। तो दोस्तों हड़प्पा कालीन सभ्यता में जो युग है वह कांस्य युगीन माना गया है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चर्चा करें। तो निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा स्थान है, दिए गए ऑप्शन के आधार पर कौन सा स्थान हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है। तो इसमें हम बात करते हैं कि जो विकल्पों में दिए गए तीनों हड़प्पा कालीन स्थल, लोथल की बात करें चाहे सुरकोटड़ा हो या धोलावीरा हो, जी हाँ लोथल हो चाहे सुरकोटड़ा हो ये धोलावीरा हो, ये समस्त जो है गुजरात में स्थित है। और देमाबाद तो गोदावरी नदी की सहायक परवरा नदी के तट पर स्थित एक निर्जन गांव और एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में अवस्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे जो तीनों दिए गए हैं, लोथल तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ये जो एक बंदरगाह है, जी हाँ लोथल एक बंदरगाह है जो कि यहाँ पे गुजरात के अंदर स्थित है। सुरकोटड़ा और धोलावीरा भी यहाँ पे गुजरात के अंदर स्थित है। लेकिन दोस्तों जो देमाबाद है यह गुजरात में स्थित नहीं है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है, देमाबाद। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा स्थल ऐसा है जो नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण यहाँ पे प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में चिरांद है, मेहरगढ़ है, बुर्ज होम है, देमाबाद है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे नवपाषाण युग का जो प्राचीनतम प्रमाण है बुर्ज होम द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जी हाँ बुर्ज होम के द्वारा यहाँ पे जो प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि यहाँ की स्थानीय भाषा में बुर्ज होम को प्लेस ऑफ विच भी कहा जाता है। जबकि हम बात करते हैं ये कश्मीर में भी स्थित है। और इस युग में जो पत्थर की बनी हाथ की कुल्हाड़ियां आदि औजार छिल घिस कर तैयार किए जाते थे। और साथ ही हम बात करते हैं कि जो बनाए जाते थे उनका शिकार करने के दौरान प्रयोग किया जाता था। और यहाँ से गर्त निवास के भी प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ से दोस्तों जो नवीनतम है, यहाँ से नवीनतम प्रमाण मिले हैं जो नवपाषाण युग के, वह बुर्ज होम से मिले हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में
वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक बनी है। तो दोस्तों ऐसी कौन सी वस्तु है जो सिंधु घाटी में खुदाई में जो वहां की वाणिज्यिक और आर्थिक सहायता करती है, इस प्रकार भी देख सकते हैं। तो मिट्टी के बर्तन ऑप्शन में दिया गया है, मोहरे ऑप्शन में दी गई है, नाव दी गई है और घर दी गई है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में वाणिज्य और आर्थिक आती है। तो आर्थिक का दोस्तों सीधा सीधा लाभ होता है पैसे से, मनी से। और यहाँ पे दोस्तों पहले जो यहाँ पे सिंधु घाटी के समय यहाँ पे मोहरे चला करती थी। तो यहाँ से दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वह राइट होना चाहिए, क्योंकि हम सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के बारे में बात करें तो वहाँ पे जो मोहरे हैं वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक बनी है। और दोस्तों हम बात करते हैं सिंधु घाटी से अब तक 2000 मोहरे प्राप्त की जा चुकी है। जी हाँ, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे अभी तक जो खुदाई के अंदर 2000 मोहरे प्राप्त की जा चुकी है, 2000 मोहरे प्राप्त की जा चुकी है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2000 मोहरे प्राप्त की जा चुकी है। तो मोहरे ही उस समय जो वाणिज्यिक और आर्थिक विकास है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण थी। और दोस्तों इनमें लगभग 1200 जो मोहरे मिली है वह अकेले मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर इस प्रकार भी पुटअप कर सकता है कि कितनी मोहरे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो 1200 जो मोहरे है वह मोहनजोदड़ो स्थल से खुदाई के दौरान प्राप्त हो चुकी है। और समथिंग जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वहां से 2000 मोहरे प्राप्त की जा चुकी है, जिनमें 1200 मोहरे तो केवल मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त की गई है। और मोहरों का निर्माण अधिकतर सेलखड़ी से हुआ करता था। और ये जो मोहरे बनाई गई है इनका निर्माण है जो सेलखड़ी होती है, जी हाँ मिट्टी सेलखड़ी होती है, उससे यहाँ पे इसका निर्माण किया गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरों का निर्माण किया गया है वह सेलखड़ी से किया गया है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं इसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता में ही जो तांबा होता है वह राजस्थान की जो खेतड़ी स्थल है वहां से आयात किया जाता था। और जो टिन है चांदी है अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। तो दोस्तों एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो तांबा है कॉपर है कहाँ से आयात किया जाता था। तो राजस्थान के अंदर जो खेतड़ी स्थल है, खेतड़ी में तांबे का अभी भी वर्तमान में भी उत्खनन किया जाता है। तो राजस्थान का जो खेतड़ी है वह तांबे के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों साथ ही एग्जामिनर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि किस टिन जो है टिन और चांदी का आयात सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से किया जाता था। तो दोस्तों अफगानिस्तान, जी हाँ अफगानिस्तान से इसका आयात किया जाता था। अफगानिस्तान से टिन व चांदी का आयात किया जाता था, राजस्थान से कॉपर का आयात किया जाता था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर यहाँ से पुटअप कर सकता है। तो दोस्तों दिए गए क्वेश्चन का है जो सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक क्या बनी है। तो दोस्तों यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। मोहरे सर्वाधिक मोहरे जो है 2000 मोहरे यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान मिली है, जिनमें से अधिकतर जो 1200 मोहरे हैं केवल अकेली मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त की गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी। तो हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था समतावादी थी और हड़प्पा की खुदाई में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों का मकान एक साथ निर्मित नहीं मिले हैं, परंतु उनमें कोई भेदभाव का साक्ष्य भी हमें नहीं मिला था। और समाज में लोगों का विभाजन था परंतु वहां पे भेदभाव किसी प्रकार का नहीं था। तो हड़प्पा में जो सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार से हमें देखने को मिलती है तो वह एक समतावादी मिलती है। तो समतावादी दोस्तों ऑप्शन नंबर यहां से ए राइट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था। तो भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर पूछा गया है। तो हम बात करते हैं विश्व की जो प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसमें दोस्तों हड़प्पा नामक शहर की खोज की जाती है। और दोस्तों इसकी खोज है हड़प्पा शहर की खोज है जो दयाराम साहनी के द्वारा की जाती है। जी हाँ दयाराम साहनी के द्वारा की जाती है। दयाराम साहनी इसकी खोज करता है। और दोस्तों बात करते हैं निर्देश 1921 में की गई थी। दयाराम साहनी ने खोज जो की हड़प्पा की वह 1921 के अंदर की थी। यह भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हड़प्पा जो शहर है सिंधु घाटी सभ्यता में प्रथम खोजा गया शहर है, इसलिए दोस्तों इसे हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो भारत में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहर की खोजा गया हुआ है हड़प्पा शहर है। और हड़प्पा शहर की जो किसके द्वारा खोजा गया तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया है। तो दोस्तों यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं
और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जब 1921 में हड़प्पा की खुदाई की जाती है दयाराम साहनी के द्वारा, तो वहां पे दिए गए ऑप्शन के आधार पर कौन सा वहां पे नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की, जो विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता भी है। तो दोस्तों सिंधु जो सभ्यता है वह एक नगरीय सभ्यता भी है, यह भी आपको पता होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता है एक नगरीय सभ्यता है, यह भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सी ग्रामीण सभ्यता है, कौन सी नगरीय सभ्यता है। और दोस्तों इसकी जो विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में बात करें तो यहाँ पे समकोण प्रकार की सड़कें हैं, नगर के 2 टीलों में विभाजित होते हुए हैं, जिसमें पूर्व टीला होता है जो दुर्ग रहित होता है, जबकि पश्चिम टीले की बात करें तो दुर्गीकरण पर जल निकासी की उत्तम व्यवस्था भी की जाती है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ना तो किसी विशेष धर्म के साक्ष्य मिले हैं और न ही किसी मंदिर व इमारत के यहाँ पे कोई साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे खुदाई के दौरान दोस्तों ना तो कोई यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं विशेष धर्म के साक्ष्य मिले हैं और न ही मंदिर जैसी कोई इमारतें मिली है। तो दोस्तों यहाँ पे व्यवस्थित नालियां भी मिली है, किले भी मिले हैं, पानी की समुचित व्यवस्था भी मिली है, लेकिन शिखर रहित मंदिर, जी हाँ, यहाँ पे किसी धर्म और यहाँ पे जो मंदिर के हैं साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रकार से पूछा गया है कि जो सिंधु घाटी है वह आज के हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध किस पूजा से संबंधित है। तो हम बात करते हैं सिंधु घाटी की और आज का जो वर्तमान में जो हिंदू धर्म में प्राचीन संस्कृति के बीच है जो जैविक संबंध है पत्थर से है। जी हाँ, पत्थर, वृक्ष और जानवर पूजा से है। जी हाँ, पत्थर, वृक्ष और जानवर पूजा है जो कि यहाँ पे समान देखी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी दोस्तों जानवर को पूजा की जाती थी, कहीं कहीं वृक्ष की पूजा की जाती थी, कहीं पत्थर की पूजा की जाती थी, और अभी वर्तमान समय में भी हमारे द्वारा दोस्तों वृक्ष की, जानवर की, पत्थर की पूजा की जाती है। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला है। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता का एक वह कृत्रिम स्थल बताना है जहां से गोदीवाड़ा मिला है। तो हम बात करते हैं लोथल से, जो लोथल की बात करते हैं तो लोथल सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है जो आधुनिक गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। और दोस्तों ये जो लोथल हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता का एक यहाँ पे बंदरगाह हुआ करता था। जी हाँ, बंदरगाह हुआ करता था। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। और 1955 से 1962 के मध्य एसआर राव के द्वारा इसके निर्देशन में खुदाई की जाती है। और हम बात करते हैं लोथल में जो अवशेष पाए जाते हैं उनमें प्रमुख है अन्नागार है। जी हाँ, यहाँ पे अन्नागार पाया जाता है, युग्म समाधान पाए जाते हैं। युग्म समाधान से दोस्तों आज से है कि एक साथ एक से अधिक का यहाँ पे जो अंतिम संस्कार किया जाता है। जी हाँ, एक से अधिक का अंतिम संस्कार करने के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। पशुओं की हड्डियां मिली है, तांबा मिला है, कांचली मिट्टी के मनके मिले हैं, सोने का एक आभूषण भी यहाँ से मिला है। तो दोस्तों यहाँ से सोने का आभूषण भी यहाँ से मिला है, यह भी आपको पता होना चाहिए। सोने का आभूषण है जो लोथल से मिला है, यह भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पे शंख व ईंटों का बना हुआ विशाल घेरा जिसे एसआर राव के द्वारा जहाजों का गोदी बताया या बंदरगाह बताया है, और यह विश्व का प्राचीनतम प्राप्त गोदीवाड़ा है। और गोदीवाड़े को ही दोस्तों यहाँ पे बंदरगाह कहा जाता है। जी हाँ, गोदीवाड़े को क्या कहा जाता है तो यहाँ पे बंदरगाह इसे कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ जो मिस्र और मेसोपोटामिया से व्यापार होता था तो दोस्तों बंदरगाह से हमेशा व्यापार होता है, जो पहले भी होता था और वर्तमान में भी होता है। तो बंदरगाह से दोस्तों जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सब सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसका एक बंदरगाह है लोथल था, और लोथल से जो मिस्र और मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। और इसमें जो एसआर राव के अनुसार लोथल और जो मोहनजोदड़ो के रूप में भी इसे जाना जाता है। जी हाँ, जो लोथल है इसे लघु मोहनजोदड़ो के रूप में भी जाना जाता है। तो एसआर राव ने कहा है कि जो लोथल है वह एक लघु मोहनजोदड़ो भी है। जी हाँ, लोथल एक लघु मोहनजोदड़ो भी है, यह कथन है जो एसआर राव का है, जो कि यहाँ पे एसआर राव के द्वारा लोथल की खोज की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सोरतुगाई
किस देश में स्थित है? तो सोरतुगाई किस देश में स्थित है? तो सोरतुगाई सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थल है और सोरतुगाई सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो कि अफगानिस्तान के अंदर स्थित है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। तो सोरतुगाई अफगानिस्तान में स्थित एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पालतू जानवरों में से जो सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में अनुपस्थित था। तो यहाँ पे पालतू जानवरों में जो सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में अनुपस्थित नहीं था, तो सीधे शब्दों में क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो हम यहाँ से बात करते हैं, सिंधु सभ्यता में जो निवासियों का संबंध है गाय से कभी नहीं था। तो यहाँ पे गाय का आर्यों का प्रमुख पशु आर्थिक जीवन का आधार थी। तो आर्यों में दोस्तों ये गाय का प्रमुख साधन था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पे भी दोस्तों गाय की कोई चर्चा नहीं की गई है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ या किले के हमें प्राप्त हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि जो कौन सा शहर है जो बिना गढ़ या किला के था। तो हम बात करते हैं चन्हुदड़ो। तो चन्हुदड़ो है जो मोहनजोदड़ो के दक्षिण में 130 किलोमीटर दूर स्थित है। और इस स्थल की खोज के बारे में बात करें तो 1934 में, जी हाँ, चन्हुदड़ो की जो खोज की जाती है वह 1934 के अंदर की जाती है। 1934 में एनजी मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की जाती है। और 1935 में मैके के द्वारा उत्खनन करवाया गया। और यहाँ से दोस्तों मकान है जो पक्की ईंटों के मिले हैं। जी हाँ, चन्हुदड़ो से जो मकान मिले हैं वह पक्की ईंटों से निर्मित मिले हैं, पक्की ईंटों से निर्मित मकान मिले हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए कि पक्की ईंटों से निर्मित मकान कहाँ पे मिले हैं। और साथ ही यहाँ पे शौचालय, स्नानागार और आंगन आदि भी प्राप्त हुए हैं। मणिक मोहरें भी यहाँ से प्राप्त हुई है। और औद्योगिक केंद्र भी दोस्तों कि यह एक औद्योगिक केंद्र रहा होगा, परंतु यहाँ किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो चन्हुदड़ो से दोस्तों जो किलेबंदी के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, किले के या कहा जाए गढ़ के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों विशेषताओं से काफी भरी हुई है। और साथ ही हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी एक प्राचीनतम नगरीय सभ्यता है। तो सबसे बड़ी यहाँ पे विशेषता तो हमें यह प्राप्त होती है कि यह एक नगरीय विशेषता है। जी हाँ, नगरीय सभ्यता है। नगरीय सभ्यता होने के साथ साथ ही एक प्राचीनतम नगरीय सभ्यता भी है। और साथ ही हम बात करते हैं कि इसमें समकोण पर काटती हुई सड़कें मिलती है। जी हाँ, सड़कों का जो यहाँ पे जाल बिछाया गया है वह बिल्कुल समकोण पर काटती हुई मिलती है। नगर के 2 टीलों में इसे विभाजित किया गया है, एक ऊपरी टीला है, एक निचले टीला है। इस प्रकार से यहाँ पे इसको विभाजित किया गया है। पूर्वी टीला है जो दुर्ग रहित है, जबकि पश्चिमी टीले में दुर्गों के यहाँ पे अवशेष मिले हैं। और यहाँ पे जल की निकासी के लिए नालियों के साक्ष्य मिले हैं। जल निकासी में नालियों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे जो कि निकासी की यहाँ पे उत्तम व्यवस्था की गई है, जिससे यह सिद्ध होता है कि सिंधु सभ्यता एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी। जी हाँ, जो सिंधु सभ्यता है सुव्यवस्थित एक नगरीय सभ्यता है, जिसमें दोस्तों समकोण पर काटती हुई सड़कें मिली हैं। दुर्गों के यहाँ पे उच्च टीला और निम्न टीले में 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक टीला दुर्ग रहित है, एक टीले में दुर्ग मिले हैं। यहाँ पे जल की निकासी के लिए यहाँ पे नालियों की व्यवस्था या सुचारू रूप से व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में बात करते हैं तो व्यवस्थित शहरी जीवन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी राइट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता यहाँ का व्यवस्थित शहरी जीवन है। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हमने चर्चा की कि जो यहाँ पे पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता से जो क्वेश्चन हो चुके हैं उनमें हमने 20 क्वेश्चन की चर्चा की है। जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन पे चर्चा की है। अगला सेशन भी दोस्तों इसी टॉपिक पे होने वाला है, पार्ट 2। उसमें हम आगे के दोस्तों 20 क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं। इस प्रकार दोस्तों एक टॉपिक से हम यहाँ पे प्रमुख जो क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं उन सभी को दोस्तों एक जगह रखकर एक सामने आप एक साथ एक पीडीएफ के माध्यम से आप सभी के सामने रखने की कोशिश की है, जिससे दोस्तों आपकी तैयारी सुदृढ़ हो सके। और दोस्तों आपकी जो अभी दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है वह अब सितंबर माह में आरंभ होने वाली है और नवंबर दिसंबर में एग्जाम होने वाली है। उसी को मद्देनजर रखते हुए आप सभी को यहाँ पे रोज यहाँ पे क्लास मिलने वाली है। जब तक आपकी एग्जाम नहीं लग जाती हमारे द्वारा प्रयास रहेगा
कि आपके लिए यहाँ से बढ़िया कंटेंट आप सभी के लिए प्रोवाइड करवाया जाए। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि यहाँ इस प्रकार की वीडियो आपको तुरंत मिल सके और आपने जो सपना देख रखा है 2023 में वर्दी पाने का, तो वह सपना आपका साकार हो सके। दोस्तों आपको किसी प्रकार से दिल्ली पुलिस से रिलेटेड पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ और कंटेंट है वह फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।